Good morning all of you. Welcome to my channel. In previous video we already discussed about the multipass protein, GPCR protein, B barrel protein mainly. Now we discuss about the peripheral इंट्रेंसिक प्रोटीन. एक्चुअली क्या होता है, जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं ना, वो आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं और दे कोवेलेंट नॉन कोवेलेंटली बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं. उनको वो इजीली से वो रिमूव किए जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट, एक्सट्रीमली हाई पीएच. दिस हेल्प टू डिसोशिएट और डिस्टर्ब द मेम्ब्रेन बाइलेयर. बट एक्चुअली क्या होता है, जो हमारे इंट्रेंसिक प्रोटीन होते हैं ना, वो एम्बेडेड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, इसलिए उनको ईजिली रिमूव नहीं किया जा सकता. इसलिए स्पेसिफिक डिटर्जेंट मॉलिक्यूल रिक्वायर होता है इंटीग्रल प्रोटीन को निकालने के लिए. डिटर्जेंट क्या करता है, इट सेल्फ हैविंग एन एम्फीफिटिक इन नेचर होता है. एक्चुअली क्या करता है, जो ये डिटर्जेंट है ना, ये इस मेम्ब्रेन को, इस पोर्शन को निकाल देता है. और डिटर्जेंट का जो हाइड्रोफोबिक रीजन होता है, वो जाके यहाँ पे इम्बेडेड हो जाता है मेनली. और तो यहाँ प्रोटीन इम्बेडेड हो जाता है, यहाँ प्रोटीन रिमूव हो जाएगा तो डिटर्जेंट का जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन आके वो बाइंड हो जाएगा. एक होता है राइट साइड आउट वेसिकल्स, एक होता है इनसाइड आउट वेसिकल्स मेनली. इसमें क्या होता है, इनसाइड आउट वेसिकल्स का मतलब होता है कि जो साइटोप्लाज्म इन अंदर की साइड थे वो बाहर आ जाएंगे, साइटोप्लाज्म एंड मूव टुवर्ड्स द आउटसाइड मेनली लाइक दिस. ये बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर है, एक्सोप्लाज्मिक पोर्शन है, अंदर साइटोप्लाज्मिक पोर्शन है. इनसाइड आउट परफॉर्म के कारण ये सारी चीजें क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे. एक्सोप्लाज्मिक अंदर चला जाएगा, साइटोप्लाज्मिक आउटसाइड हो जाएगा. एक होता है हाइड्रोपैथी प्लॉट मेनली. हाइड्रोपैथी प्लॉट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि भाई ये हमारी कोई भी मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन पे हमारा ये पोर्शन ऐसे रेंज है, ये प्रोटीन यहाँ पे रेंज है ऐसे, इस इंट्रिंसिक प्रोटीन ऐसे है, इंट्रिंसिक प्रोटीन. बट कौन सा प्रोटीन है जो उसे पता चलेगा कि यही प्रोटीन है जाके मेम्ब्रेन के अंदर इम्बेडेड होगा, वो होता है जिसके पास 20 नॉन पोलर अमीनो एसिड की एक सीक्वेंस होती है. वो जब कंटेन हो जाती है तो वो जाके यहाँ पे बाइंड हो जाते हैं इस जगह. तो ये चीज मैंने लिख रखी है ऑलरेडी. इफ यू वांट टू अ प्रोटीन कन्वर्ट इनटू एन ट्रांस मेम्ब्रेन, अगर हमें पता है कि इस प्रोटीन को ट्रांस मेम्ब्रेन के अंदर जाना है तो इतना इजी तो होगा नहीं कि वो डायरेक्ट चला जाए. तो वी रिक्वायर सम रूल्स. तो फर्स्ट रूल इज प्रोटीन रिक्वायर है 20 नॉन पोलर अमीनो एसिड्स मेनली, जस्ट लाइक दिस. 20 नॉन पोलर अमीनो एसिड सीक्वेंसेज हैं और वी कैन चार्ज. ये क्या है, हमारी अनचार्ज्ड है और इसे हम हाइड्रोफोबिक, ये जो अनचार्ज्ड है और ये हाइड्रोफोबिक पोर्शन होना चाहिए मेनली. ये वाला देखो, अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये वाला जो प्रोटीन है ट्रांस मेम्ब्रेन होना चाहिए. उसके पहले हमें पता होना चाहिए डेल्टा जी और डेल्टा प्लस और डेल्टा नेगेटिव के बारे में. अगर डेल्टा जी है शो करती है नॉन पोलर, अगर जितना ज्यादा डेल्टा नेगेटिव होगा मीन्स ऊपर जाएंगे सीक्वेंस. अगर 0 तक है वैल्यू तो मीन्स वो नॉन पोलर नहीं है. अगर जैसे ही वो डेल्टा जी नेगेटिव की तरफ जाएगा और ऊपर ये जो ग्राफ है ये ऊपर जाएगा तो इट मीन्स वो डेल्टा नेगेटिव है. डेल्टा नेगेटिव तो मीन्स वो नॉन पोलर प्रोटीन में कन्वर्ट हो चुका है. तो ये जो लिख रखा है हाइड्रोपैथी प्लॉट फॉर ग्लाइकोप्रोटीन इज अ सिंगल मेम्ब्रेन spanning protein. Hydropathy is measured by the free energy required to transfer each segment of polypeptide from non-polar solvent to aqueous medium mainly. तो हर वैल्यू को, ये जो ग्राफ है इससे 0 से जब ऊपर जाता है और यहाँ पे डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो मीन्स वो प्रोटीन है वो रेडी है कि वो नॉन पोलर में कन्वर्ट हो गया होगा वो पोर्शन, और इसलिए वो किस में जाके कन्वर्ट हो, इसलिए वो जाके कहाँ पे इम्बेडेड हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मेनली. हमने ऑलरेडी डिस्कस करा कि भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके साथ कौन कौन से प्रोटीन्स अटैच होते हैं. अब हमें लिपिड भी अटैच करना होता है. लिपिड जो क्या करता है, लिपिड जो प्रोटीन है कंबाइंड थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, हमने पीछे पढ़ा था कि वो नॉन कोवलेंट बॉन्ड से अटैच होते हैं प्रोटीन्स वगैरह, लेकिन जो लिपिड्स होते हैं वो अटैच होते हैं कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू मेनली. जैसे कि जो एक लिपिड में जो फैटी एसिड जिसे हम बोल सकते हैं, इसका 14 कार्बन की चेन से मिलकर बना होता है, इसे हम मेरिस्टिक एसिड बोलते हैं, पैल्मेटिक एसिड बोलते हैं, 16 कार्बन की चेन से बना होता है. ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दिख रही है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारे प्रोटीन एम्बेडेड है. ऐसे प्रोटीन एम्बेडेड है. ऊपर से जब हमारी फैटी एसिड की चेन आती है तो लास्ट में SOH ग्रुप होता है. हमारा प्रोटीन के पास भी एन टर्मिनल पे NH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है. इसमें से वाटर रिमूव कर देंगे, एक बॉन्ड फॉर्म बनेगा जिसे हम अमाइड बॉन्ड बोलते हैं, जो क्या है, एक कोवलेंट बॉन्ड है. सिमिलरली पैल्मेटिक एसिड में भी ऐसे ही होता है. वहाँ पे सिस्टीन में हमें ऑलरेडी पता है कि सिस्टीन अमीनो एसिड के पास हमारा क्या होता है, सल्फाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है और COH के साथ जब बॉन्डिंग करेगा तो वहाँ पे बॉन्ड जो बनेगा वो थायस्टर बॉन्ड बनेगा.
एक होता है फ्रैंक्सिल एसिड मेनली ओनली हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या होता है, सिर्फ क्या होता है कि BCOH ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है इसमें। जैसे कि ये कोई भी प्रोटीन है, इसके साथ CH3 ग्रुप प्रेजेंट था, कोई भी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट था, इसमें कोई हमने सल्फर ग्रुप या COH ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं लिया। इसमें प्रोटीन था, इसमें दूसरा प्रोटीन था, इनके साथ बॉन्डिंग हुई और इससे थायस्टर बॉन्ड बन गया। तो ऑल दिस कोवलेंट बॉन्ड, जितने भी हमने पीछे पढ़ा था, जितने भी कोवलेंट बॉन्ड थे वो सारे ही नॉन आउटर साइड प्रेजेंट थे, नॉन कोवलेंट थे, सारे साइड नॉन साइटोसिलिक रीजन में प्रेजेंट थे। लेकिन यहाँ पे जो कितने भी कोवलेंट बॉन्ड है वो प्रेजेंट है साइटोसोलिक साइड के साथ। फोर्थ क्वेश्चन है GPI लिंक्ड प्रोटीन, इट इज अ नॉन साइटोसोलिक साइड मेनली। ये हमेशा ही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है ना, इसके आउटर साइड ही प्रेजेंट होता है, इसलिए हमने इसको बोला नॉन साइटोसोलिक साइड मेनली। इसके अंदर क्या होता है, ये हमारा कोई भी प्लाज्मा, ये हमारा लिपिड है, अब लिपिड के साथ ये हमारा कोई भी फॉस्फेट ग्रुप है और यहाँ पे प्रोटीन है। प्रोटीन और मेनली लिपिड के साथ अटैच, ये पे जो लिपिड है और ये प्रोटीन है, इन सब के बीच में हमारा क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट अटैच होगा। जब इस तरह से हमारी क्या होती है, अटैचमेंट होती है। यहाँ पे ये मेनोज है, ये इथेनल अमीन है, ये एन एसिटाइल ग्लूकोजो अमीन है मेनली, जस्ट लाइक दिस। मैंने ऑलरेडी इनके नेम मेंशन कर रखे हैं। जब प्रोटीन अटैच होता है लिपिड मॉलिक्यूल से, तो बीच में जो कार्बोहाइड्रेट आता है, जैसे मेनोज है, एन एसिटाइल ग्लूकोजोमाइन है, इथेनोलामाइन एक्सेट्रा मेनली। आपको पता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारा मेम्ब्रेन पे जो कार्बोहाइड्रेट है उसका मेन फंक्शन क्या है या वो किस चीज़ में हेल्प करता है। कार्बोहाइड्रेट्स के में बहुत सारे फंक्शंस पढ़े होंगे, लेकिन उसका जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है ना कि कार्बोहाइड्रेट, पहली बात तो फर्स्टली तो वो क्या होता है कि वो मेम्ब्रेन से कोवलेंटली लिंक्ड होता है। दूसरा जो कार्बोहाइड्रेट है ना वो हेल्प करता है सेल टू सेल कनेक्शन में। सेल का, जैसे कि हमारी कोई सेल है, ये हमारी सेल है, सेल के आउटर साइड जो एनवायरनमेंट प्रेजेंट होता है ना, इसके साथ इसका इंटरेक्शन कराने के लिए, इस सेल का और बाहर वाले एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन कराने के लिए कार्बोहाइड्रेट का इंपॉर्टेंट रोल होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर हेल्प करता है कि जो हमारा ब्लड ग्रुप के ऊपर A पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है, B नेगेटिव है, O नेगेटिव, इस सब को डिटरमाइन करने में हमारा कार्बोहाइड्रेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। हमने क्या किया है, हमने एक RBC ले ली, RBC के साथ हमारा कोई लिपिड है। अब लिपिड के साथ तो हमारे पता ही है कार्बोहाइड्रेट अटैच होगा, देन प्रोटीन अटैच होगा, हमने ऑलरेडी डिस्कस करा। तो बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट अटैच होंगे, जैसे कि ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, फ्रुक्रोज मेनली, सो दिस आर जॉइंड बाय द एंजाइम मेनली लाइक दिस। ये लिपिड है, लिपिड के साथ हमारा क्या अटैच है, सारे ही कार्बोहाइड्रेट अटैच हैं। अगर ये ऐसे अरेंज है जिसके अंदर दो ग्लैक्टोज प्रेजेंट है, देन वी कैन से देन O एंटीजन को आप H एंटीजन भी बोल सकते हो। O एंटीजन का मतलब होता है यूनिवर्सल डोनर, और यूनिवर्सल डोनर दैट्स मींस जो H एंटीजन है वो सबके पास प्रेजेंट होगा। अब B एंटीजन क्या होता है, B एंटीजन के पास डिफरेंस ये होता है, इसमें 3 ग्लैक्टोज हैं, उसमें सिर्फ 2 ग्लैक्टोज थे, इसमें 3 ग्लैक्टोज है, और फ्रुक्रोज 2 जगह ऐड है मिली, फ्रुक्रोज सिर्फ एक साइड ऐड है मिली, इसे हम B एंटीजन बोलेंगे। लेकिन सिर्फ A एंटीजन में क्या डिफरेंस है, वहां पे ग्लैक्टोज एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन और मे बी ग्लैक्टोज एन एसिटाइल अमीनोमाइड, दोनों ही प्रेजेंट होंगे। मेन डिफरेंस यही है भाई, हमें सिर्फ इतना याद करना है कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कौन कौन से प्रेजेंट है। 2 ग्लैक्टोज हैं, 3 ग्लैक्टोज हैं, या ग्लैक्टोसाइड या हमारा ग्लूकोज एन एसिटाइल ये प्रेजेंट है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन या एन एसिटाइल ग्लैक्टोज अमीन प्रेजेंट है, हमें ये पता करना होता है। उसे हम क्या बोलते हैं, A एंटीजन बोलते हैं। इज दैट क्लियर? सेल्फ फिक्सेशन का मतलब होता है जब हम किसी भी सेल को ब्रेक करते हैं, उसमें से सेल ऑर्गेनेल्स रिमूव हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि फर्स्टली हमारी कोई सेल है, इसको हमने ब्रेक किया, तो सेल को जो ब्रेक किया तो इसकी जितनी भी ऑर्गेनेल्स थी, जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया थे, सेंट्रीफ्यूगेशन करके हाई स्पीड पे रोटेट किया, स्पीड पे डाला, तो सारे क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जितने भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक ऑन हो जाएगी, देन कन्वर्ट इनटू द वेसिकल्स में ब्रेक टूट जाएगी, और वी ऑब्टेन द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस मेनली। हमने देखा एग्जाम्पल के तौर पर देखा कि भैया हमारी कोई ट्यूब है, इसमें हमने बहुत सारा सस्पेंशन डाल दिया, बहुत सारी सेल्स डाल दी, उसको रोटेट कराया 800G का जो मतलब है, उसका मतलब ये होता है कि 800 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट उसने फॉर 10 मिनट्स के लिए हमने उसको रोटेट कराया। रोटेशन करने से हमें पता चला कि बहुत सारी जो हैवी मटेरियल्स है, जैसे कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियाई है, या जो पैलेट ऑब्टेन हो, न्यूक्लिया के पैलेट ऑब्टेन हो, क्योंकि न्यूक्लियस अपने आप में एक हैवी बायोमोलिक्यूल है। देन हमने उसकी जो स्पीड है वो बढ़ा दी, 15,000 कर दी। देन हमें ऑब्टेन होंगे हमारे वेसिकल्स, जैसे गोल्गी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, और हमने स्पीड बढ़ा दी तो हमें क्या मिलेगा, ER की वेसिकल्स, माइटोकॉन्ड्रिया की वेसिकल्स मेनली। और अगर हमने और ज्यादा बढ़ा दी, 3-4 घंटे की रोटेशन बढ़ा दी और स्पीड भी बढ़ा दी, तो हमें क्या मिलेगा, ऑब्टेन होगा कि भी जो प्रोटीन है, राइबोसोम, जो सेल्स के अंदर बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे राइबोसोम हो गया, राइबोसोम मशीनरी हो गया, प्रोटीन्स हो गए, उन्हें ऑब्टेन कर सकते हैं हम मेनली।
नाउ वी डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्ट। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, दो वे में होता है, एक्टिव और दे में भी पैसिव मेनली। एक्टिव में कोई एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन पैसिव में कोई एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट एक्टिव में एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। पैसिव में जो मूवमेंट है वो किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इट इज टू टाइप मेनली, सिंपल एंड द फैसिलिटेड मेनली। बट जो एक्टिव है इट इज टू टाइप, प्राइमरी एंड द सेकेंडरी। प्राइमरी इंक्लूड में भी पी टाइप, वी टाइप, एफ टाइप और एबीसी टाइप, और सेकेंडरी में हमारा सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट मेनली। पैसिव में क्या होता है कि सिंपल ट्रांसपोर्ट होता है ना, वो इंक्लूड द नॉन पोलर मेनली, हमारी गैसेज होती हैं, हमारी गैसेज मेनली CO2 है, H2O, वो मूव कर जाते हैं। मेनली गैसेस या लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, रैंडमली या स्लो प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है कि भाई जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन होती है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, मीन्स मैंने यहाँ पे कोई परफ्यूम मारा, मैंने यहाँ पे कोई परफ्यूम, ये कोई स्पेस है, मैंने यहाँ पे परफ्यूम लगाया, परफ्यूम के पूरे रूम में स्प्रेड हो जाता है। इट्स मीन्स थोड़ा सा डिस्टेंस पे ही, मीन्स जहाँ पे परफ्यूम लगा वहाँ पे हाई कंसंट्रेशन थी, अब चीजें मूव करेंगी लो कंसंट्रेशन की तरफ और पूरे रूम में क्या हो जाएगा, वो डिफ्यूज हो जाएंगे मेनली। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ द ट्रांसपोर्ट और कंसंट्रेशन डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन में भी obtain a स्ट्रेट ग्राफ मेनली। मान लिया हमने कि भाई ये A और B, C एक बॉक्स है, C और D एक बॉक्स है, F और E है, फर्स्ट सेकेंड 3 है। हमें बताना है कि इन तीनों में से रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका हाई है, तो मेरे इसका आंसर है हमारा 3। क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस भी कम है इन दोनों के पास, जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा डिफ्यूजन होगा। एग्जाम्पल जैसे मैंने परफ्यूम का ही बताया मैंने कि भाई रूम के अंदर है तो पूरे रूम में स्मेल हो जाता है, अगर आप कहीं बाहर छत पे लगा रहे तो उसकी स्मेल थोड़ी जाएगी वहां तक। जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा डिफ्यूजन रेट ज्यादा होगा। अब आता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि भाई हम इसमें पोलर, सिंपल में तो हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को, जैसे कि लिपोफिलिक हो गया, उसको या गैसेस को ट्रांसपोर्ट कर सकते थे। इसमें हम पोलर मॉलिक्यूल को, CO2 को, ग्लूकोज को, अमीनो एसिड्स को, वाटर को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। समटाइम रिक्वायर फैसिलिटी। फैसिलिटेड नेम इंडिकेट दैट वी रिक्वायर फैसिलिटी। फैसिलिटी में भी कैरियर और में भी चैनल। कैरियर मॉलिक्यूल है वो अपने आप में ही एक तरह का प्रोटीन है।